नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से यह खबर आ रही है, जहां जांच करने गए एएसआई की पिटाई का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार शुक्रवार की शाम सादे लिबास में जांच करने के लिए पहुंचे थे। सब इंस्पेक्टर शराब मामले से जुड़े जांच के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान वहां शराब माफियाओं से जुड़े लोगों ने उन पर हमला कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां उनकी जमकर पिटाई की जाती है। घटना का वीडियो सामने आ चुका है, जिसे आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। और किस तरह से देखिए, सिविल ड्रेस में चूंकि एएसआई मौजूद थे, वहां पर शराब माफिया से जुड़े हुए लोग कानून को कैसे हाथ में लेते हुए नजर आए और इनकी पिटाई करने लगते हैं। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस पहुंची तो जरूर आरोपियों की पहचान भी शुरू कर दी गई। केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि लोगों के अंदर कानून का खौफ जरा भी नजर नहीं आता। यहाँ देखिए कैसे सरेराह सरेआम एएसआई की पिटाई की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय जुड़ रहे हैं। संजय, एक गंभीर मामला जहां पर एक बार फिर से एएसआई को निशाना बनाया जाता है, पिटाई की जाती है। देखिए विभा, निश्चित तौर पर और हाल के दिनों में राजधानी पटना की ही बात कर लें तो इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अब पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, पुलिस का खौफ खत्म हो गया कि जो सोशल एलिमेंट है या क्रिमिनल एलिमेंट है वो इस तरीके से पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से वो जांच करने गए थे। एक पुलिस अधिकारी जा सकता है जांच करने, हालांकि वो वर्दी में नहीं थे, लेकिन सभी लोग जानते थे कि वो थाने में पदस्थापित हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके बावजूद उनके ऊपर अटैक किया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले को पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने गंभीरता से लिया है, एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है और ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वीडियो जो सामने आया है उस आधार पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है और अनसोशल एलिमेंट की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। विवाह संजय, जो वीडियो इस वक्त हम देख पा रहे हैं या तमाम दर्शक देख पा रहे होंगे, ये सभी लोग स्थानीय ही दिख रहे हैं, आसपास के रहने वाले ही लगते हैं। और तब भी क्या आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत है या अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, ये लोग बड़ा सवाल है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो एब्सकॉन्ड कर गए हैं, वो फरार हो गए हैं। हालांकि घरों के अंदर तक पुलिस पहुंच चुकी है। जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनकी मदद से उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और पुलिस का दावा कि हर हाल में उनकी गिरफ्तारी उनका अकाउंट कर जाते हैं तो उनकी कुर्की जब्ती भी कराई जाएगी, क्योंकि पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको गंभीरता से लिया है और कई तरह के इंस्ट्रक्शन खुद एसएसपी ने दिए हैं और कहा कि 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि एक जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कैसे एक एएसआई की पिटाई की जाती है और जब ये एएसआई को पीटा जा रहा था वहां पर देखिए स्थानीय स्तर पर जो महिलाएं हैं वो भी दिख रही हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, वीडियो बनाते हुए कई लोग आपको दिख रहे होंगे। लेकिन अब इन सब की पहचान कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। और दो तस्वीरों के जरिए जरा समझिए, गया और मोतिहारी, तारीख इसी साल की है। गया में कैसे पुलिस को निशाना बनाया जाता है, जांच करने के लिए एक बार फिर से पुलिस पहुंची जरूर। पटना की वो तस्वीर जहां पर एएसआई को पीटा गया और ये पहली बार ऐसी घटना नहीं है। पटना की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन देखिए पुलिस की पिटाई का ये कोई पहला मामला नहीं है, इसे आखिरी भी नहीं कहा जाएगा। पहली तस्वीर गया की, जहां गुरारों में अनशन खत्म कराने गई थी पुलिस टीम और उसे ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने निशाना बनाया, हमला कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर मोतिहारी जिले की है, जहां पर शुक्रवार को लड़की के अपहरण के मामले में एक युवक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी और आरोपियों के परिजनों ने ही पुलिस पर हमला कर दिया। लाठी डंडे देखिए कैसे बेधड़क बेहिचक पुलिस वालों के ऊपर ही छटकाए जा रहे हैं। और ऐसे में सवाल गंभीर कि पुलिस को पीटने वाले आखिर पकड़े कब जाएंगे, क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कल की घटना है। लोगों में खाकी का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा। तो सवाल ये कि क्यों नहीं है लोगों के अंदर ये डर। कब तक यूं ही पुलिस पिटती रहेगी जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। और बड़ी खबर पटना से ही, जहां शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ की नई पहल आज से शुरू हो गई है। शिक्षकों के साथ संवाद करने की जो पहल है एसीएस सिद्धार्थ की, उसकी शुरुआत की जा चुकी है। अब हर शनिवार
शिक्षा की बात होगी। कार्यक्रम का ये आयोजन एक नई पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए शिक्षकों के पूछे गए प्रश्नों का स्वयं ही जवाब देंगे, यानी बीच में कोई नहीं होगा। आपको जो भी दुविधा है, जो भी सवाल है, आपकी जो परेशानियां हैं, वो आप सीधे एसीएस तक रख सकते हैं। शिक्षकों के पूछे गए प्रश्नों में से 10 प्रश्नों का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से संवाद स्थापित होगा। एक अच्छी और बड़ी पहल इसे जरूर कहा जा सकता है, जहां पर संवाद स्थापित न होने की वजह से कई परेशानियां शिक्षकों को भी होती होंगी, तो उसे खत्म करने का एक बेहतर रास्ता एसीएस सिद्धार्थ की तरफ से आज से शुरू किया जा रहा है। शिक्षकों के मन के सवालों का जवाब कौन देगा? एस सिद्धार्थ देंगे, जो कि एसीएस हैं, और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए हमेशा नई नई पहल की जा रही है। कोशिश ये हो रही है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा कब मिलेगी? तो जब शिक्षक संतुष्ट होंगे। उनके हितों की रक्षा करना, उनके प्रश्नों का जवाब देना, अब उसके लिए ये पहल हम लोग कंप्लीट सैंक्शन कर देंगे। तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, यही प्रियंका जी पूछेंगी। तो हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो टीचर ये डीओस का जो मंथन कार्यक्रम था अभी जो। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश, एक बेहतर, एक अच्छी पहल शिक्षा में सर्वांगीण सुधार के लिए, क्योंकि शिक्षकों के सवालों का जवाब देने के लिए खुद सामने होंगे एस सिद्धार्थ। बिल्कुल विभा, शनिवार है और देखिए आज पहल की शुरुआत हो चुकी है। एस सिद्धार्थ जो है पक्का 11:15 बजे सचिवालय शिक्षा विभाग सभागार में पहुंचकर वहां से ऑनलाइन शिक्षकों से इन्होंने सीधे संवाद किया। लगभग 40 से 50 सवाल आए, लेकिन 10 सवाल जो है शिक्षा विभाग ने उसका चयन किया। उसके बाद एस सिद्धार्थ ने बारी बारी सभी सवालों का जवाब दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, वेतन का मामला हो, पेंशन का मामला हो या स्टडी का मामला हो, मटेरियल्स का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तमाम चीजों को लेकर अब शिक्षा विभाग जो है सीधे अब शिक्षकों से जुड़ेगा। और एस सिद्धार्थ ने नई पहल की है। निश्चित रूप से शिक्षक जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि उनकी बात सरकार तक कैसे पहुंचेगी, तो अब सीधे संवाद की पहल की गई और हर शनिवार दोपहर 12 बजे एसीएस खुद मौजूद रहेंगे और तमाम जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वहां से सवाल लेंगे और सीधे अब शिक्षक जो है ऑनलाइन संवाद से बात कर सकेंगे और एसीएस तत्काल ना सिर्फ जवाब देंगे बल्कि समस्या अगर दिखेगी तो उसका निदान भी किया जाएगा और जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया जाएगा जो भी कमियां होगी, चाहे बिहार शिक्षा परियोजना हो या एससीईआरटी हो या शिक्षा विभाग हो या एमडीएम का मामला हो, तमाम चीजों पर अब सीधी नजर रहेगी और जिसको लेकर नई पहल की तारीफ भी शुरू हो गई है। बीवा, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां एक बार फिर से वहशी दरिंदों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने से इलाके में हड़कंप मच गया। नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे गंभीर स्थिति में ही पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। घटना में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन इस घटना ने पटना में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। राजीव नगर थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर 15 साल की नाबालिग के साथ वहशी दरिंदों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है और निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है ये। दरअसल नाबालिग के जो परिजन थे वो महाव्रत छठ की पूजा के मौके पर गांव गए हुए थे। इसी दौरान जो वहशी दरिंदे हैं वो उसके घर पहुंच गए और वहां से उसे उठा कर ले गए। 3 से 4 इनकी संख्या बताई जा रही है और वहां से इसको ले जाकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। 15 साल की नाबालिग की हालत काफ़ी गंभीर है और उसको पुलिस ने पीएमसीएच में एडमिट कराया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन जो मेन कल्पिट है, जो मुख्य आरोपी है, वो फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। राजीव नगर इलाके की ये घटना है और राजीव नगर पुलिस को शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने सूचना दी है और उसके बाद पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया। आप तस्वीरों में देखिए, फिलहाल जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर है SDPO 2 वो इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। राजीव नगर थाने पहुंचे हैं, जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात राजधानी पटना में, जिस तरीके से 15 साल की नाबालिग के साथ कुकृत्य को अंजाम दिया गया है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में राजधानी पटना में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं।
और पुलिस क्या कर रही है, क्या पुलिस इस पूरे मामले में प्रॉम्प्टली एक्शन लेगी और जो मेन कल्पिट है उसको अरेस्ट करेगी। कई सवाल खड़े हुए हैं और देखना होगा पुलिस कब तक मेन जो कल्पिट है उसको अरेस्ट कर पाती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में प्रधान शिक्षकों के रिजल्ट जारी होने के बाद एक बार फिर से क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक बड़ा बयान जारी किया। तेजस्वी ने शिक्षकों की बहाली को अपनी उपलब्धि करार दे दिया। तेजस्वी ने शिक्षकों को बधाई दी और बधाई देते हुए कहा कि देश के इतिहास में प्रथम बार हमने पिछले साल आज ही के दिन 2 नवंबर 2023 की ऐतिहासिक तारीख को रिकॉर्ड बनाते हुए गांधी मैदान से एक साथ 1,20,336 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया था। उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल का जिक्र किया और दावा किया कि नियुक्ति प्रक्रिया के जो मापदंड स्थापित किए गए उससे लाखों अभ्यर्थियों को लाभ मिलता रहेगा। लाखों की संख्या में बिहार में शिक्षक की बहाली और 5 लाख से ज्यादा नियुक्ति को लेकर अब बिहार में क्रेडिट लेने की सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार तमाम नियुक्तियों को लेकर के अपनी उपलब्धि बताते हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर इसे अपनी उपलब्धि करार दिया है। और आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और न सिर्फ इसे अपनी उपलब्धि बताया है बल्कि साथ साथ ये भी कहा है कि बिहार में नियुक्ति पत्र बांटने का जो सिलसिला है, जो ये शुरुआत हुई है, वो उनके कारण शुरू हुई है और उसी के बाद जो है भारत सरकार ने भी ये परंपरा जो है वो शुरू किया है। तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि देश के इतिहास में पहली बार हमने पिछले साल जो 2 नवंबर 2023 को ऐतिहासिक तारीख को रिकॉर्ड बनाया था और उन्होंने कहा है कि गांधी मैदान में एक राज्य में एक दिन में एक विभाग के एक साथ 1,20,000 नियुक्तियां जो हैं पहले कभी नहीं वितरित किया गया और अगले 17 महीनों में 5 लाख से ज्यादा नियुक्तियां जो है वो उन्होंने की है और 3 लाख जो नियुक्तियां हैं वो प्रक्रिया में है। कुल मिलाकर के जहां पे उपचुनाव बिहार में होने हैं उसे लेकर के नियुक्ति और नौकरी के नाम पर एक बार फिर से सियासत शुरू है। तेजस्वी यादव ने अपने क्रेडिट ली है, देखना होगा कि सरकार की तरफ से इसका जवाब कैसे मिलता है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो प्रधान शिक्षक नियुक्ति के रिजल्ट जारी होने के बाद तेजस्वी यादव ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिस पर बिहार की सियासत गर्माती हुई नजर आती है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने तेजस्वी यादव के दावे को लेकर पलटवार किया। क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। राजनैतिक बबुआ ट्विटर बॉय श्री तेजस्वी यादव जी, जब आप उप मुख्यमंत्री थे तो 1,20,000 नौकरियों बांटने का दावा कर रहे हैं, तो उसके पहले राजद के 17 साल के कार्यकाल में आपके माता पिता में कितने नौकरियां बांटी? 1,17,000 लोगों को, टीचरों को बेरोजगार करने का काम किया था, पलायन कराने का काम किया था, भय से, डर से बिहार छोड़ करके भागने का काम किया था। अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन सब बिहार छोड़ करके भागे थे। अरे धन्य मनाइए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि जो आप पर कृपा करके, आपके पिता पर दया करके आपको उप मुख्यमंत्री बना दिए। तेजस्वी यादव झूठ का सहारा लेकर के राजनीति कर रहे हैं, झूठ का सहारा कर अपने को यशोगान में लगे हुए हैं। पूरा बिहार और देश दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में नियुक्ति के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और नौकरी मतलब नीतीश सरकार। महागठबंधन की जब सरकार थी तो बिहार के युवाओं के सपनों को पंख देने का काम थोक भाव में नौकरियां बांट के किया। गांधी मैदान इसका साक्ष्य है, पूरे देश में चर्चा की विषय बन गई थी। और यही नहीं, देखा देखी देश के प्रधानमंत्री ने भी नौकरी की नियुक्ति पत्र एक मेला के रूप में लगा के बांटा। और ये सच है कि महागठबंधन की सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी, अभी भी प्रतिबद्ध है कि बिहार में नौकरी का सृजन होगा और करके रहेंगे। ये एनडीए की सरकार तो कॉपी कैट है, ये तो गाल बजाने का काम करते हैं। इन्होंने तो हमारे दी हुई जो योजनाएं थी उसी पे ये आज फीता काट रहे हैं और नाम ले रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को लेकर तेजस्वी पर सवाल खड़े किए। नीरज कुमार ने कहा कि आखिर लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से
किसने नजरअंदाज किया? लालू प्रसाद ना तो बिहार में हो रहे उपचुनाव में नामांकन में गए और ना ही झारखंड के प्रचार में भेजे गए। लालू पटना में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, मरीन ड्राइव पर जाते हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव से क्यों दूरी रखी है? उन्हें कौन उससे दूर रख रहा है? लालू प्रसाद यादव आज भी सक्षम है, पर नजर बंद करने के पीछे क्या कारण है? इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी, यह बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक में माननीय लालू प्रसाद जी हैं, बिहार में नामांकन में नहीं उनकी उपस्थिति हुई, महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए झारखंड में उनकी उपस्थिति नहीं, तो आखिर किसने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है? इस तथ्य का जरूर खुलासा होना चाहिए। लालू जी क्या असक्षम हो गए? लालू जी सक्षम हैं। लालू जी पटना की सड़कों पर घूमते हैं, मीडिया के साथी बताते हैं कि मेरिन ड्राइव घूमते हैं, वो महुआ बाग जाते हैं। आखिर किसने रोक रखा है लालू जी को? तो तेजस्वी यादव पर लालू प्रसाद को नजरबंद करने का आरोप जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लगाया। इस आरोप के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखती है। आरजेडी ने जेडीयू के आरोप पर कड़ा पलटवार किया और वहीं बीजेपी ने जेडीयू के आरोपों का समर्थन किया है। के संबंध में जो बातें आप कहते हैं, इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। अनर्गल पर लाभ करने से आप अपने जो कार्य है उसको छुपा नहीं सकते हैं। आपको स्पष्ट करना चाहिए कि नीतीश जी को सार्वजनिक सभाओं में क्यों नहीं बोलने दिया जाता है, नीतीश जी को प्रेस से मिलने क्यों नहीं दिया जाता है, नीतीश जी को इर्द गिर्द वाले के अलावा मिलने से रोका क्यों जाता है। लालू जी चुनाव प्रचार में भी जाएंगे और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और डबल इंजन सरकार को बिहार में भी परास्त करेंगे, झारखंड में भी परास्त करेंगे। पिता पुत्र के बीच चल रही टसल को जनता नजरबंद के रूप में देख रही है। झारखंड में ठगबंधन के अन्य नेता भी दुविधा में है। जहां तेजस्वी को कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, कटोरा लेकर याचना देख सीएम हेमंत ने कुछ सीट दिया जहां राजद प्रत्याशी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि लालू जी को कहां नजरबंद कर रखा है, क्योंकि पटना में उनके तो अनगिनत बेनामी। तो भोजपुर की तरारी सीट पर हो रहे उपचुनाव में उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार अब तेज होता हुआ नजर आता है। एनडीए उम्मीदवार और पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत का भी जनसंपर्क अभियान देखिए जोर पकड़ रहा है। उन्होंने 9 साल बनाम 1 साल के नारे के साथ लोगों से वोट देने की अपील की है। तो चुनाव लड़ाई 9 साल बनाम 1 साल है, वो इसलिए क्योंकि 9 साल में कोई कार्य नहीं हुआ और 1 साल में मुझे बहुत कार्य करना है, इसलिए समय थोड़ा कम है। मैं जनता के बीच जाके सीधा उनसे पूछ रहा हूँ समस्या, ताकि मैं जब भी उनके पास दोबारा आऊं उसका सॉल्यूशन लेके आऊं। और बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां मेहसौल में माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई। यहां मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल अलर्ट मोड पर नजर आती है। वहीं डीएम के निर्देश पर महारानी स्थान की घेराबंदी कराई जा रही है। दोनों समुदाय के लोग भी अब बैठक कर रहे हैं, जिसमें शांति बहाली पर चर्चा की गई। डीएम ने प्रशासनिक टीम को मामले की जांच किए जाने और दोषियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां पर ग्राउंड जीरो पर इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। लोगों से बातचीत कर इस समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा आखिर किसने खंडित की? पर्व त्योहार के माहौल को तनाव में कौन बदलना चाहता है? माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? आरोपी की कब तक गिरफ्तारी होगी? सवाल ये भी
कि बार बार मंदिरों पर आखिर लगातार ये हमले क्यों हो रहे हैं और सख्त संदेश देने में प्रशासन आखिर नाकाम क्यों जा रहा है, क्योंकि घटनाएं बार बार हो रही हैं और विराम नहीं लग रहा। सीतामढ़ी के मेहसौल में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ने के मामले में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मौके पर प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों की तैनाती जरूर कर दी गई है। प्रशासनिक पहल से मौके पर ही शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अभी स्थिति सामान्य बताई जाती है। सीतामढ़ी के सदर एसडीओ और सदर डीएसपी मौके पर मौजूद हैं। डीएम ने मूर्ति तोड़े जाने के मामले में दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश तक दिए हैं। इतना ही नहीं, डीएम के निर्देश पर मंदिर की घेराबंदी कराने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। पूजा स्थल पर नई प्रतिमा स्थापित कर दी गई है, जहां पूजा अर्चना जारी है। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाह से बचने और आम लोगों से शांति कायम रखने की अपील की है। सबसे अच्छी बात जो रही इस सारे अधीक्षक महोदय के तुरंत उनके दिशा निर्देश के आलोक में कार्रवाई करना प्रारंभ किया। सबसे अच्छी बात जो रही इस सारे समस्या की वो ये रही कि यहाँ स्थानीय लोग जो आप लोग हैं, आप लोग मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ पूरे जिला प्रशासन की तरफ से कि आप लोगों का निरंतर और भरपूर सहयोग मिला हम लोगों को। इससे क्या हुई है कि हम लोग जो भी कार्रवाई है, चाहे वो धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो अग्रिम कार्रवाई करनी है या प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी जो कार्रवाई करनी है, दोनों अच्छे माहौल में संपन्न हो रहा है। खबर पटना से, जहां बिहार पुलिस के एसआई ने आत्महत्या कर ली है। पटना की एक खबर, जहां पर गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एकता भवन की यह घटना है। अजीत सिंह कुशवाहा एकता भवन में ही तैनात थे। उन्होंने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंचकर अब इस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक मूल रूप से भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड के रहने वाले बताए जाते हैं। एक जो है उनके सिर में जो है गोली का निशान है, वहाँ से उनकी सर्विस पिस्टल जो कॉक्ड थी वो भी मिली है और उनका एक जो है खोखा भी मिला है। मैगजीन में भी जो है राउंड्स थे, वो सब जो है जब्त किए गए हैं। एफएसएल द्वारा भी जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और ये जो है पुलिस लाइन में थे और इनका एस्कॉर्ट में जो है ड्यूटी लगती थी। परिवार वालों ने आरोप जानकारी मिली? अभी तक प्रारंभिक जांच में जो है आत्महत्या का मामला ये सामने आ रहा है। इसमें और भी अगर कोई परिवार वालों के द्वारा बिंदु दिए जाएंगे तो उस पर जांच की जाएगी। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।